हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फील्ड बुक और रिकॉर्ड ऑफ राइट या मैप को भी हम लोगों ने देखा था कि ये सब क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। आज हम लोग सेक्शन 33 से कंटिन्यू करेंगे, जो बात करता है म्यूटेशन की। देखिए, म्यूटेशन को अगर हम लोग देखें तो म्यूटेशन का मतलब सिंपल सा होता है, म्यूटेशन इज द चेंज ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? ओनरशिप का चेंज है किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन। बाय म्यूटेशन द न्यू ओनर गेट द प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड इन द नेम इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। म्यूटेशन के थ्रू जो नया ओनर है, जो न्यू ओनर है, वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम को रिकॉर्ड करा सकता है। और ये म्यूटेशन दो टाइप से हो सकता है। पहला बाय सक्सेशन, जिसको हम लोग 33 में देखेंगे, जो उत्तराधिकारी के थ्रू होता है, और बाय ट्रांसफर, जिसको 34 में इस कोड में दिया गया है। जैसे बाय ट्रांसफर अगर हम लोग समझे तो सेल जैसे होता है, गिफ्ट होता है, etc। तो ये सब हम लोग देखेंगे सेक्शन 34 में। अगर हम लोग सेक्शन 33 की बात करें, जो बात करता है म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी के थ्रू म्यूटेशन की प्रक्रिया क्या होगी। ये कहता है कोई भी पर्सन जो कोई भी लैंड प्राप्त करता है बाय सक्सेशन, उसका पोजीशन प्राप्त करता है, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, उस सर्कल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, जिस सर्कल में वो लैंड है जिसका वो बाय सक्सेशन पोजीशन प्राप्त किया है। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वो रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात दो काम कर सकता है। अगर वो ट्रांसफर में कोई डिस्प्यूट नहीं है जो सक्सेशन के थ्रू मिला है, तो वो रिकॉर्ड कर देगा रिकॉर्ड ऑफ राइट में। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट उसको लगता है, वो इंक्वायरी करता है और उसको लगता है कि कोई डिस्प्यूट है, तो एक फर्दर रिपोर्ट सबमिट कर देगा किसके पास? तहसीलदार के पास। और इसका सबसेक्शन 3 कहता है कोई भी पर्सन जिसका रिकॉर्ड नहीं कर रहा है रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट में, या फिर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है उसके ऑर्डर से रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है किसको? तहसीलदार को, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के अगेंस्ट। ठीक है। सेक्शन 34 की अगर हम लोग बात करें तो ये बताता है ड्यूटी टू रिपोर्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर। ये ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर को डील करता है कि अगर कोई भी पर्सन बाय ट्रांसफर प्राप्त करता है किसी लैंड का पोजीशन, तो प्रोसीजर क्या होगा। ये कहता है वो सभी पर्सन जो किसी भी लैंड का पोजीशन प्राप्त करते हैं बाय ट्रांसफर, वो रिपोर्ट करेंगे तहसीलदार को। जिस तहसील में वो लैंड है, उस एरिया के तहसीलदार को वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने सक्सेशन में देखा था, तो वहां रिपोर्ट करना था रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, लेकिन यहां अगर ट्रांसफर के थ्रू मिला है तो किसको करेंगे? तहसीलदार को। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है इस सेक्शन में ट्रांसफर इंक्लूड होगा फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, ट्रांसफर की बात आएगी तो फैमिली सेटलमेंट भी उसमें इंक्लूड होगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल ऑफ फी फॉर गेटिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर किसी नाम को रिकॉर्ड हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसमें एक फी इंपोज कर सकती है, नॉमिनल फीस, जैसा उसको ठीक लगे, और वो किसको देना होगा? जिसका नाम उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में रिकॉर्ड हो रहा। और ये दोनों का अब प्रोसीजर क्या है म्यूटेशन इन द केस ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर, ये हम लोग सेक्शन 35 में देखेंगे। सेक्शन 35 कहता है ऑन द रिसिप्ट ऑफ ए रिपोर्ट अंडर सेक्शन 33 और सेक्शन 34 और अपॉन फैक्ट अदरवाइज कमिंग टू हिज नॉलेज, द तहसीलदार shall issue a proclamation and make such inquiry as appear to be necessary। सेक्शन 33 और सेक्शन 34 से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात उस एरिया का तहसीलदार एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा और एक इंक्वायरी करेगा उस मैटर से रिलेटेड, जैसा उसको ठीक लगे। अगर उस इंक्वायरी में कोई भी डिस्प्यूट नहीं निकल के आता है, उसको लगता है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ राइट उसके अकॉर्डिंग अमेंड किया जाए। लेकिन अगर कोई भी
उसके इंक्वायरी में डिस्प्यूट निकल के आता है, तो वो उस डिस्प्यूट को पहले डिसाइड करेगा तहसीलदार, और अगर उसको लगता है तो वो रिकॉर्ड ऑफ राइट को भी अमेंड करवा सकता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करने के बाद। इसका सबसेक्शन 2 कहता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ए तहसीलदार, और ये जो ऑर्डर सबसेक्शन 1 में तहसीलदार देता है, अगर कोई भी पर्सन उसके ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकता है सब डिविजनल ऑफिसर को विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। ठीक, उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर सब डिविजनल ऑफिसर को वो अपील कर सकता है। और अगर हम लोग 37 की बात करें, ये कहता है बार अगेंस्ट सर्टेन सूट, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई इन एनी रेवेन्यू कोर्ट एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पर्सन, कि कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सूट और प्रोसीडिंग किसी रेवेन्यू कोर्ट में किसी पर्सन के द्वारा तब तक नहीं लाई जाएगी जब तक वो सेक्शन 33 और सेक्शन 34 के थ्रू अपने रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर देता, तब तक वो रेवेन्यू कोर्ट में कोई भी सूट और प्रोसीडिंग नहीं लेके आ सकता। सेक्शन 38 की अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है करेक्शन ऑफ एरर एंड ओमिशन। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि किसी फील्ड बुक में, किसी मैप में, किसी रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई भी करेक्शन करना हो तो एक एप्लीकेशन मूव करना होगा किसके पास, तहसीलदार के पास, उस मैनर में जैसा प्रिस्क्राइब किया जाए। और वो तहसीलदार सब सेक्शन 2 में या फिर उस एप्लीकेशन के रिसीव हो जाने के बाद या फिर ऑन मोशन एक इंक्वायरी करेगा जैसा उसको ठीक लगे। अगर उसको ठीक लगता है और वो केस मैप करेक्शन से रिलेटेड है तो वो उस रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को सबमिट कर देगा। लेकिन अगर वो अदर करेक्शन से रिलेटेड है, अदर मैटर के करेक्शन से रिलेटेड है, तो वो सब डिविजनल ऑफिसर को उस रिपोर्ट के साथ सबमिट कर देगा। और सबमिट करने के बाद वो सब डिविजनल ऑफिसर और कलेक्टर सबसेक्शन 3 में उसको डिसाइड करेंगे, और उनके डिसीजन से कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकता है कमिश्नर के पास। ये सब क्लॉज 4 हम लोग को बताता है, लेकिन वो अपील विद इन 30 डेज उसको करना होगा। ठीक है, तो ये था म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ सेक्शन, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।